तो हम लोग रोटेशनल मोशन की डेफिनेशन को सही से समझे। ठीक है, फिर उसके बाद क्या आया, उसके बाद सबसे पहले हम लोगों ने टॉर्क देखा, क्योंकि किसी भी चीज को घुमाने के लिए हमें टॉर्क चाहिए। अगर आपको रोटेट कराना है तो टॉर्क लगाना पड़ेगा। टॉर्क क्या था? मोमेंट ऑफ फोर्स, जो टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। किसी ऑब्जेक्ट को रोटेट कराने के लिए सबसे ज्यादा जो जरूरी है वो टॉर्क है। लीनियर ऑब्जेक्ट को मूव कराने के लिए फोर्स की जरूरत होती थी। अगर आप कोई बुक रख दें, उसको आपको मूव कराना है तो आप उस पर फोर्स लगाना पड़ेगा तो वो मूव होगी। तो इसी तरह से किसी को अगर रोटेट कराना है तो तुमको क्या प्रोवाइड कराना पड़ेगा? टॉर्क। तो टॉर्क क्या था? फॉर्मूला हम लोगों ने बताया था आर क्रॉस एफ। ठीक है, ओके, उसके न्यूमेरिकल सारी कुछ किए थे। फिर आया था टॉर्क, जब पढ़ लिया पूरा तो एक टर्म हम लोग पढ़ रहे थे मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है ना। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? ये पंखा 2 नंबर से चल रहा था, वो पंखे 5 नंबर से चल रहा था। इसको रोकना आसान था, लेकिन 5 नंबर वाले को रोकने गया तो मेरे हाथ में चोट लग गई, है ना। बात समझ में आया नहीं आया? क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि ये जब रोटेट कर रहा था तो कह रहा है कि जो रोटेशन में है वो उसी स्टेट में रहना चाहता है, उसकी वो प्रॉपर्टी है। ठीक है ना, कि क्या कह सकते हैं? इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ एनी रोटेटिंग ऑब्जेक्ट ऑलवेज वांट टू बी इन द स्टेट ऑफ रेस्ट और रोटेशन। ठीक है ना, वो उसी स्टेट में रहना चाहता है। अगर आप उसे रोकना चाहते हो तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा? वो अपोज करेगा। जैसे इनर्शिया करता था ना, सेम इनर्शिया डिट्टो इनर्शिया का बड़ा भाई है ये। इनर्शिया छोटा भाई है, इनर्शिया से बड़ा भाई। इनर्शिया का काम क्या था? वो कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो मोशन में ही रहना चाहते हैं, रेस्ट में है तो रेस्ट में रहना चाहते हैं। वैसे ही यहाँ पे ये है, अगर ये रोटेशन में है तो रोटेट ही करता रहना चाहता है, ये रुकना नहीं चाहता। लेकिन अगर आप रोकोगे तो उसके जो अपोज करेगा वही प्रॉपर्टी मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहलाती है। फॉर्मूला क्या हो गया था? mr²। डिफरेंस है, ये रोटेशन में लगता है, वो मोशन में लगता है, ट्रांसलेटरी मोशन में, लीनियर मोशन में लगता है। ठीक है, ओके। फिर अब जब इसका फॉर्मूला आया तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला mr²। किन किन फैक्टर्स में डिपेंड करता है? सर फॉर्मूला नाम में से क्लियर है, m और r। r क्या है? उस पॉइंट से डिस्टेंस। अगर कोई ये पॉइंट है, अगर आप इसको r डिस्टेंस यहाँ पे रखे हुए, मास m है, तो इस पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr² हुआ था। अब कोई आदमी ये भी कह सकता है कि इस m मास को पूरी रिंग में डिस्ट्रीब्यूट कर दो, या m मास को ही पूरे डिस्क की तरह ले लो, तो मास डिस्ट्रीब्यूशन में भी डिपेंड कर रहा है। यानी किन किन फैक्टर में? नंबर 1 मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, नंबर 2 पोजीशन ऑफ दैट पॉइंट फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन पे, नंबर 3 मास डिस्ट्रीब्यूशन पे, कि उस मास को किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, रॉड के टर्म में, डिस्क के टर्म में, कि स्फीयर के टर्म में, किसके टर्म में आपने किया है। ठीक है ना, उस पर डिपेंड करता है। और चौथा है एक्सिस, कि किस एक्सिस के अलॉन्ग आप रोटेट कर रहे हैं। ठीक है ना, तो ये मूवमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया था। बहुत सारे क्वेश्चंस हम लोगों ने किए, डिफरेंट शेप के ऑब्जेक्ट्स को डिफरेंट एक्सिस में मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला गया। फिर जब मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकल आया, यानी हम लोगों ने आई पढ़ लिया था और टॉर्क पढ़ लिया था, तो दोनों में रिलेशन क्या आया था? टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा। बोलो आया था, डेरिवेशन कर लिया था। ठीक, फिर हम लोगों ने किया था एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? एंगुलर मोमेंटम, तो एंगुलर मोमेंटम सबको पता है, एल से डिनोट करते हैं। सर जिस तरीके से टॉर्क जो होता है r क्रॉस f यानी मूवमेंट ऑफ फोर्स होता है, वैसे ही एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? मूवमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम होता है। ठीक है ना। और इसका अगर आप मूवमेंट ऑफ इनर्शिया के टर्म में फॉर्मूला देखेंगे तो L इज इक्वल टू आई ओमेगा हो जाता है। ठीक है ना, आ रही बात समझ में? अब कहोगे सर एंगुलर मोमेंटम का फील नहीं समझ में आया। जैसे कोई ऑब्जेक्ट लीनियर वेलोसिटी से, मतलब कोई मास m था, v वेलोसिटी से ज्यादा है तो मोमेंटम होता है ना, मास इनटू वेलोसिटी। क्या शो करता है? उस ऑब्जेक्ट की क्वांटिटी ऑफ मोशन, की कितना क्वांटिटी ऑफ मोशन है उस ऑब्जेक्ट में, है ना। वैसे ही अब मान लो ये 2 नंबर से पंखा चल रहा है, वो 5 नंबर से चल रहा है, तो जो क्वांटिटी ऑफ रोटेशनल मोशन को बोलेगा वो कौन होगा? क्वांटिटी ऑफ रोटेशनल मोशन को जो बताएगा वो है एंगुलर मोमेंटम। बोलो बात समझ में आ गई? इतना हो गया था। तो कौन कौन सी क्वांटिटी हम लोग पढ़ चुके थे? टॉर्क पढ़ चुके थे, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ चुके थे, एंगुलर मोमेंटम पढ़ लिया। ठीक है ना, टॉर्क और मूवमेंट ऑफ इनर्शिया में रिलेशन देख चुके, एंगुलर मोमेंटम मूवमेंट ऑफ इनर्शिया देख चुके। अब चाहिए टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम में रिलेशन।
तो हेडिंग डालो रिलेशन बिटवीन रेट ऑफ, हाँ वही कराएंगे ना, हेडिंग डालो वही हेडिंग डालो रिलेशन बिटवीन एंगुलर मोमेंटम एंड टॉर्क, रिलेशन बिटवीन एंगुलर मोमेंटम एंड टॉर्क। रिलेशन बिटवीन एंगुलर मोमेंटम एंड टॉर्क। तो जरा ध्यान से सुनना बेटा, कैसे करेंगे इसको। अब जरा ध्यान से सुनो लड़के, बेटा ध्यान से सुनो, वही बात बहुत करते हो सभी ने अभी ये तो पढ़ा ना सर, एंगुलर मोमेंटम क्या होता है। एंगुलर मोमेंटम L इज इक्वल टू आर क्रॉस पी, सबने पढ़ रखा है, बोलो भाई पढ़ रखा है, कोई डाउट है इसमें? नहीं कोई डाउट? डिफरेंशिएट बोथ, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टाइम बोथ साइड। जैसे डिफरेंशिएट करोगे तो dl अपॉन dt इज इक्वल टू d अपॉन dt r क्रॉस p। ध्यान सुनो भाई, कोई बात नहीं, r तो ठहरा कांस्टेंट, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि सर कोई भी ऑब्जेक्ट अगर आप लेंगे, सपोज इसको रोटेट करवाएंगे, तो ये यहाँ पे देखो p है, तो r तो यहाँ पे ऐसे ही रहेगा ना, r तो कांस्टेंट हो गया, r तो बाहर आपने ले लिया, लिख सकते हो d बाई डी टी फॉर p, ठीक है ना। बोलो भाई लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो? या नहीं, ठीक है। अब जब ये लिखोगे तो dt बाई डी टी, याद करिए सेकंड उसमें आपने पढ़ा है f इज इक्वल टू क्या होता था, बोलो भाई होता था कि नहीं होता था? तो यहां से ये हो गया dl अपॉन dt, यानी r क्रॉस, इसको आप पूरे को क्या लिख सकते हो f, ये हो गया dl बाई dt, तो ये क्या हो गया, टाउ हो गया कि नहीं हो गया? तो क्या रिलेशन आया, बोलो भाई कोई डाउट हो तो बताओ। यहां से समझ में नहीं आया, फिर से देखते हैं एक बार कैसे हुआ। सर L इज इक्वल टू आर क्रॉस पी, तो अभी आपने बताया था कि मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम होता है। हमने क्या किया, दोनों साइड t से डिफरेंशिएट कर दिया, t से डिफरेंशिएट कर दिया। तो जैसे ही आप t से डिफरेंशिएट करोगे तो आप क्या देखने वाले हो, d अपॉन dt इधर, dl अपॉन dt इधर, r कांस्टेंट बाहर ले लिया, dt अपॉन t, यानी dt अपॉन dt क्या होता है, फोर्स, तो ये वैल्यू फोर्स हो गई, तो dl अपॉन dt किसके बराबर, टॉर्क के बराबर। तो बोलो डेरिवेशन समझ में आया, क्लियर है? हाँ देखो डिफरेंशिएट इसलिए ना कि p अपॉन t तुम फोर्स नहीं लिख पाओगे, लेकिन अगर आप dt अपॉन dt देखो तो फोर्स लिख लोगे, इसलिए, ठीक है ना। जल्दी करिए, नोट करो। अब हेडिंग डाल लो बेटा, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, वेरी 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 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। बता दूं इसको मैं? यस सर। देखो भाई, अब कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम का स्टेटमेंट क्या है?
according to this statement, है ना, if no external torque acting on the body, then total angular momentum of the system remains conserved. जरा बताओ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम किसको पता है? कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम बताओ, पता है? बताओ। हाँ वही। स्टेटमेंट बोलो बेटा, स्टेटमेंट। हाँ तुम बोलो। वेरी गुड। अगर आपको कोई भी फोर्स किसी बॉडी में नहीं लग रहा है तो उस बॉडी का टोटल जो मोमेंटम होगा वो कंजर्व रहेगा। तो वो लीनियर चीज थी ना, इसीलिए फोर्स की बात किया हुआ है। ये रोटेशनल मोशन है, तो यहाँ पे क्या बात होगी? इफ नो एक्सटर्नल टॉर्क एक्टिंग ऑन द बॉडी देन टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम विल रिमेन्स कंजर्व। लिखिए जल्दी से। इफ नो एक्सटर्नल टॉर्क एक्टिंग ऑन द बॉडी, if no external torque acting on the body, if no external torque acting on the body, then total momentum of the system will remain conserved. हमारी बात समझ में? जैसे अरे सर अभी तो आपने बताया ना, क्या टाउ इज इक्वल टू dl अपॉन dt, बताया कि नहीं बताया? बोलो। हाँ, if no external torque acting on the body, then total angular momentum of the system will remain conserved. ठीक है ना? जैसे सर अभी आपने ये लिखा है कि नहीं लिखा है? लिखा है ना। if टाउ एक्सटर्नल ही जीरो हो जाए, टाउ जीरो हो जाए, अगर ये टाउ जीरो हो जाए तो dl अपॉन dt भी तो जीरो होगा। बोलो भाई। और किसी चीज का डिफरेंशिएशन कब जीरो होता है? जब वो चीज, हाँ बोलो भाई, कोई डाउट है? अभी भी डाउट है? समझ में आया नहीं आया? यानी अगर किसी ऑब्जेक्ट का मोमेंट, यहाँ पे देखो क्या होगा, मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम अगर कंजर्व है तो क्या लिखा जाएगा? I1 ओमेगा 1 I2 ओमेगा 2। बोलो बात समझ में आई नहीं आई? बात समझ में आई नहीं आई? जैसे एग्जांपल सुनना, मैंने क्या किया, मैंने 10-10 किलो के वेट ले करके, और वो जो घूमने वाली एक नहीं होती है, जिम करने जाओ तो उसमें लोग ऐसे पेट कम करते हैं, है ना, तो मैं क्या किया, 10-10 किलो के वेट ले करके उसमें चढ़ गया और किसी से कहा भैया इसमें घुमा दो मुझे, उसने घुमा दिया, ठीक है ना। और जब मैंने मुझे घुमा दिया तो मैं क्या कर रहा हूं कि मैंने जब उसने घुमाया तो मेरे हाथ ऐसे थे, 10-10 किलो के वेट में मेरे हाथ ऐसे थे, घुमा दिया तो मैं क्या देख रहा हूं कि जो मेरा नंबर ऑफ टर्न्स है वो कितना है, सपोज 10 टर्न्स पर मिनट है, एग्जांपल, ठीक है ना, 10 आरपीएम है। और अब जैसे ही मैंने क्या किया, उनको अपने ऐसे रख दिया तो क्या हुआ, मेरे टर्न्स जो है वो 12 राउंड पर मिनट हो गए। मतलब जब मैं ऐसे करता हूं तो मेरे टर्न्स कितने थे, 10 आरपीएम, 10 राउंड पर मिनट। और जब मैं ऐसे कर लेता हूं तो वो 12 हो जाते हैं, ठीक है ना, जबकि उसने एक बार घुमा दिया, काम खत्म। अब किसी भी जो हमारे वेट्स थे उनको ऐसे करने में या फिर ऐसे करने में कोई एक्सटर्नल टॉर्क लग रहा है? नहीं ना, मैं पूरा एक सिस्टम की तरह काम कर रहा हूं वहां पे। तो हुआ क्या, जब वो ब्लॉक्स बेटा दूर थे तो मास डिस्ट्रीब्यूशन याद करो, मेरा 10 kg था, 10 kg था, रोटेशन मेरी एक्सिस के अलॉन्ग हो रहा है, आर की वैल्यू बढ़ गई कि नहीं बढ़ गई? बढ़ी ना। आर की वैल्यू बढ़ी तो बेटा I = mr² होता है, मतलब आर बढ़ा तो I की वैल्यू बढ़ गया ना। तो जब अभी I का वैल्यू ज्यादा था तो ओमेगा की वैल्यू क्या होना पड़ेगा, कम होना पड़ेगा। लेकिन जैसे ही मैंने उस वेट्स को अपने ऐसे कर लिया तो आर की वैल्यू कम होने से मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो गया, अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हुआ तो ओमेगा 2 की वैल्यू, मतलब रोटेशन अपने आप बढ़ जाए। तो बोलो बात समझ में आई नहीं आई? कितने लोग समझ में नहीं आया?
आया ना? यानी अगर किसी भी रोटेशनल बॉडी का अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया सडनली चेंज हो रहा है बिना किसी एक्सटर्नल टॉर्क लगे हुए, तो उसमें ओमेगा में अपने आप चेंजेस आ जाएंगे। अब जैसे एग्जांपल, और ऐसे न्यूमेरिकल्स बहुत हैं। सपोज हमारी अर्थ है ना, ड्यू टू एनी रीजन अगर अर्थ की रेडियस आधी हो जाए, ड्यू टू एनी रीजन अगर अर्थ की रेडियस आधी हो जाए, तो अगर रेडियस आधी हो गई तो क्या होगा? मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कम हो जाएगा, क्योंकि मूवमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला क्या होता है ना? तो रेडियस आधी तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कम, और मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कम तो ओमेगा की वैल्यू ज्यादा। और आपने सर्कुलर मोशन में पढ़ा है ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाई, अगर ओमेगा ज्यादा हो जाएगा तो टाइम पीरियड, यानी जो हमारा दिन 24 घंटे का है ना, वो घट करके 8-9 घंटे में 6 घंटे में वापस आ जाएगा। बात समझे नहीं समझे? तो ऐसे क्वेश्चन सभी हम लोग करने जा रहे हैं। तो बोलो बात समझ में आ रही है? ओए यार बात बहुत करते हो, ओए आपस में ही बात कर लो, बंद कर दूं उसको मैं? तो बोलो एग्जांपल समझ में आ रहे हैं? अभी क्या हुआ, जैसे स्विमर लोग होते हैं, उनके कंपटीशन होते हैं, स्विमिंग कंपटीशन। तो स्विमिंग कंपटीशन में क्या होता है, वो एक हाइट में एक वो पटरा लगा होता है ना, इतनी हाइट में जैसे सपोज, और यहाँ पे वो थोड़ा सा उछलते हैं, और उछलने के बाद फिर जंप करते हैं। बोलो करते हैं? आपने देखा होगा जब जंप करते हैं तो अपनी पूरी बॉडी को सिमेट लेते हैं, मतलब पैर ऊपर और हाथ एकदम मतलब हाथ पैर एकदम जैसे अगर अभी देखो ऐसे ऐसे जंप करेंगे, तो वो अगर ऐसे कूदेंगे तो उनका सिर्फ एक ही टर्न घूम पाया, लेकिन वो क्या करते हैं, अपनी पूरी बॉडी को ऐसे मोड़ लेते हैं, जैसे ऐसे सीधे स्ट्रेट थे, ठीक है ना? तो अब क्या हुआ, अपने सर को इधर और पैर को ऊपर कर लेते हैं, तो क्या होता है, उनके नंबर ऑफ टर्न्स जो होते हैं और ज्यादा बढ़ जाते हैं। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि बेटा अभी अगर वो स्ट्रेट सीधे रहेंगे तो उनका मास डिस्ट्रीब्यूशन अभी ज्यादा है, और रोटेशन किस एक्सिस के लॉन्ग होगा? उनके पेट के लॉन्ग। बोलो भाई, तो अभी क्या हुआ, पेट के लॉन्ग उनका रोटेशन होना था, तो अभी तो क्या है, देखो डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा है, इस एक्सिस से डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा है ना? तो जब ऐसे ऐसे करेंगे, यहाँ पे ये पटरा था, ऐसे ऐसे करेंगे और फिर उछलेंगे तो धड़ाम से जो एक ही टर्न हो पाया। लेकिन अगर उन्होंने अपने आप को सिमेट लिया तो नंबर ऑफ टर्न्स उनके क्या हो जाएंगे, 2-3 हो जाएंगे। बात समझ में आ रही नहीं आ रही? तो ये किसका एग्जांपल है? ये एग्जांपल है कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। आ रही बात समझ में? तो पहले इसका स्टेटमेंट लिख ही लिया था, ये चीज लिख लो और यहां से लिख देना I1 ओमेगा 1 इक्वल टू I2 ओमेगा 2। फिर इसके न्यूमेरिकल्स हम लोग करते हैं आज। अच्छा, न्यूमेरिकल से पहले मैं आपको क्या करता हूं, एक पूरी एनालॉजी बता दूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट। न्यूमेरिकल्स हम करेंगे लेकिन एक एनालॉजी पहले कर लेते हैं, जिससे आपका लीनियर मोशन और रोटेशनल मोशन एकदम रिलेट हो जाएगा। चलो अब जरा देखो, मैं क्या करता हूं, इसके न्यूमेरिकल्स में बाद में करूंगा, फिलहाल हम लोग करते हैं एनालॉजी समझ लेते हैं, तो आपके फॉर्मूले देखना तुरंत जबान में याद हो जाएंगे। ठीक है, चलिए हेडिंग डाल लो, लीनियर मोशन एंड रोटेशनल मोशन एनालॉजी। लीनियर एंड रोटेशनल मोशन एनालॉजी। लीनियर हाँ क्या होगा बेटा, एक तरफ लिख लो लीनियर मोशन और एक तरफ रोटेशनल मोशन। ठीक है ना? जितनी पंचायत करें ना कि मुक्का मारूंगा खींच के। चलो देखो, हाँ क्वांटिटीज देखते हैं। पहला क्वांटिटी है डिस्प्लेसमेंट। क्या है? डिस्प्लेसमेंट। चलो बताओ बेटा, यहां पे डिस्प्लेसमेंट किससे डिनोट करते थे? तो यहां किससे डिनोट करोगे? थीटा। ठीक है ना? हरी बात समझ? यहां पे लीनियर डिस्प्लेसमेंट, तो यहां पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ये लीनियर डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा।
और ये कैसा हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे वेलोसिटी की बात करें तो सर वेलोसिटी तो आपने यहाँ से v से डिनोट किया था, जिसको dx/dt लिख सकते थे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ओमेगा हो जाएगा, जिसको d थीटा/dt लिखेंगे। बोलो बात समझ में आ रही। एक्सीलरेशन के लिए क्या होगा सर, यहाँ पे a = dv/dt लिखते थे आप, या v × dv/dx लिख लेते थे, या d²x/dt² लिख लेते थे। बोलो होता था नहीं होता? तीन फॉर्मूले होते थे एक्सेलरेशन के, इसमें लीनियर मोशन में। यहाँ पे अल्फा की वैल्यू d⍵/dt, d²θ/dt², ओमेगा dω/dt। बोलो हो जाएगा नहीं हो जाएगा? यहाँ पे इक्वेशंस ऑफ मोशन क्या होते थे, इक्वेशंस ऑफ मोशन, यहां पे इक्वेशंस ऑफ मोशन होते थे v = u + at, s = ut + ½ at² and v² = u² + 2af, ये होते थे ना। यहां पे क्या होगा, जो काम थीटा यहां पे कर रहा है, बोलो हुआ कि नहीं हुआ, कोई डाउट है? अब देखो, अब और थोड़ा इंपॉर्टेंट समझ में आएगा। मास, जो काम यहाँ पे मास स्मॉल m कर रहा था, वो काम यहाँ पे मूवमेंट ऑफ इनर्शिया करेगा। मूवमेंट ऑफ, जहां जहां पे आपके फॉर्मूले में लीनियर में मास रखा होगा, यहाँ पे क्या होगा, I, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। एग्जांपल कैसे सर, फोर्स, लीनियर में जो काम फोर्स करता है, फोर्स जो काम फोर्स करता है, यहां पे वही काम कौन करेगा, फोर्स के लिए फॉर्मूला होता है बराबर ma। तो टॉर्क के लिए क्या हो जाएगा, मास की जगह पे I, a की जगह पे, नहीं समझ में आया नहीं आया? फिर से देख लो, फिर से एक बार देख लो। ठीक है, जैसे यहाँ पे जो काम फोर्स करेगा, जो काम फोर्स F होगा, वो यहाँ पे वो काम कौन कर रहा है, टॉर्क। ठीक है, फोर्स को कैसे डिनोट करते थे, F = ma से करते थे। F की जगह कौन आएगा, टॉर्क। मास की जगह कौन आएगा, I। a की जगह कौन आएगा, फॉर्मूला तैयार। ठीक, यहां पे मोमेंटम क्या होता था, मोमेंटम P = mv, है ना। तो अगर यहाँ लीनियर मोमेंटम है तो यहाँ कौन होगा, एंगुलर मोमेंटम। और यहाँ मास है तो मास की जगह पे I, v की जगह पे, बोलो फॉर्मूला आया नहीं है, फॉर्मूला आया नहीं है, क्लियर है। यहाँ पे आप फोर्स = dp/dt करते थे कि नहीं करते थे, बोलो यार, फोर्स = dp/dt करते थे। तो यहाँ पे फोर्स की जगह पे टॉर्क, dl/, बोलो समझ में आया नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पे वर्कडन, यहाँ पे वर्कडन कैसे निकालते थे, W = फोर्स × डिस्प्लेसमेंट। या अगर आप थोड़ा इस तरह से देखें, आपने ये फॉर्मूला पढ़ा होगा वर्कडन का, dW = F × ds। तो यहां वर्कडन क्या हो जाएगा, टाउ × dt। बोलो समझ में आया नहीं आया, आ रही बात समझ में। यहां पे अगर आप इंपल्स लेते थे तो क्या होता था, फोर्स × टाइम, बोलो यार। तो यहां पे क्या हो जाएगा, टाउ × टाइम। ठीक है, यहां पे अगर आप यहां पे देखते थे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, क्या करते थे, m1 v1 = m2 v2 करते थे नहीं करते थे। तो यहां क्या हो जाएगा, I1 ω1 I2, ठीक है।
यहां पे आप लोग करते थे हाँ काइनेटिक एनर्जी, यहां पे काइनेटिक एनर्जी क्या लेते थे, K = हाफ mv²। तो यहां पे क्या हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी, हाफ I ω²। बोलो बात समझ में आ रही नहीं आ रही, बोलो पूरा रिलेट हुआ कि नहीं हुआ। कोई फॉर्मूला आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको बस उधर वाला याद करना है और देखो इधर वाला तुरंत बन के आ जाएगा। अरे बात समझ में, जल्दी नोट कर लो। सर वहाँ d ओमेगा नीचे d क्या होगा? कहाँ d ओमेगा की जगह पे ओमेगा इनटू d ओमेगा अपॉन d। हाँ d थीटा, ये d। ठीक है, तो रिलेट हो गया आपका, कोई फॉर्मूला आपको रटने की जरूरत नहीं। एक डेरिवेशन और कर लेते हैं, वही वाला काइनेटिक एनर्जी वाला। हेडिंग डालो एक्सप्रेशन ऑफ रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, एक्सप्रेशन ऑफ रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। एक्सप्रेशन ऑफ रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। तो कैसे करेंगे, ध्यान से सुनिए बेटा, बहुत आसान है। देखो कैसे करेंगे, तो ये कोई ऑब्जेक्ट है, आपने इसको ओमेगा से रोटेट कराया। तो जब आपने इसको ओमेगा से रोटेट कराया तो जितने पार्टिकल्स थे, सपोज ये पार्टिकल m1 है जो कि r1 डिस्टेंस में था, m2 पार्टिकल है जो कि r2 डिस्टेंस में था, सब के सब क्या करेंगे, यहाँ पे एक सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेंगे। और जब ये सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहे हैं बेटा, तो आप देख सकते हो कि इनके पास ये लीनियर वेलोसिटी भी आई है, क्योंकि आप सबने पढ़ रखा है क्या, v = r ओमेगा, पढ़ रखा है ना। तो अगर सभी के पास ओमेगा है तो सभी के पास लीनियर वेलोसिटी भी होगी ना। तो हम लोग क्या लिखेंगे, एक्सप्रेशन ऑफ रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी कर रहे हैं ना, एक्सप्रेशन ऑफ रोटेशनल। अच्छा, जो लैंग्वेज हम लोग लिखते थे वो लैंग्वेज आप यहाँ पे भी लिखेंगे। दो डेरिवेशन में मैं लिख चुका हूँ पूरी लैंग्वेज। क्या लिखा है, लेट अस कंसीडर एन ऑब्जेक्ट made by n number of particles having mass m1 m2 m3 dot 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 which are situated at a distance r1 r2 r3 from the axis of rotation, full stop। If object is rotated with angular speed omega, then each particle have linear velocity v1 v2 v3, और वो v1 v2 v3 कितने हैं, लैंग्वेज भी लिखना है। अभी मैं सबका लैंग्वेज देखूंगा ये, ठीक है ना। सो काइनेटिक एनर्जी ऑफ ईच पार्टिकल, हर पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, k1 हो जाएगा हाफ m1 v1², लिख सकते हो हाफ m1 r1² ओमेगा स्क्वायर। k2 कितना हो जाएगा, हाफ m2 v2², हाफ m2 r2² ओमेगा स्क्वायर, हाफ m3 v3², हाफ m3 r3² ओमेगा स्क्वायर, डॉट 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 ऐसे चलता चला जाएगा। टोटल काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम K = K1 K2 K3 डॉट डॉट डॉट। बेटा हाफ m1 r1² ओमेगा स्क्वायर, हाफ r2² ओमेगा स्क्वायर, हाफ m3 r3² ओमेगा स्क्वायर। आपको कॉमन ले लेना है, m1 r1² क्या हो जाएगा, बोलो भाई, कोई डाउट इसमें।
जल्दी नोट कर लो इसको, जगह छोड़ लेना लैंग्वेज के लिए, लैंग्वेज मैंने दिखाया है आपको, लिख लेना।